नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में चार्टर एक्ट 1813 का एक रिवीजन करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है तो फटाफट देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1813 पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा इसको पास किया गया था फॉर कंटिन्यू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर फॉर नेक्स्ट 20 साल के लिए आगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये जो चार्टर एक्ट है इसको पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। अब इस चार्टर में क्या था, पॉइंट टू अंडरस्टैंड द चार्टर एक्ट 1813, जो कौन कौन से पॉइंट है जो हमें पढ़ने चाहिए। चार्टर एक्ट 1813 में क्या क्या था, तो मोनोपोली ऑफ ट्रेड, कंट्रोल ऑफ कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन, कंट्रोल सेंट्रल लेजिस्लेचर, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और रेवेन्यू, ये सारी चीजें थी इस चार्टर एक्ट में। भैया ये सारे काम इसमें चार्टर एक्ट में जो लिखे हुए हैं ये सारे कैसे किए जाएंगे, कितने टाइम के लिए किए जाएंगे, ये सारी चीजें इसमें बताई गई थी। तो देखो भैया पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं थोड़ा सा। इन ईयर 16 में ब्रिटिश इंडिया 1600 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी क्या है, क्वीन एलिजाबेथ से ग्रांटेड मतलब परमिशन लेके आती है मोनोपोली ऑफ ब्रिटिश इंडिया कंपनी फॉर ट्रेड के लिए। ये एलिजाबेथ से, क्वीन एलिजाबेथ से जो ब्रिटेन में थी उनसे क्या है परमिशन लेके आते हैं ट्रेड के लिए इन इंडिया और जो अदर कंट्री थी उनमें। ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी क्या है, मोनोपोली का मतलब क्या है कि भाई सिंपल सी बात है, ये कंपनी वहां पे ये कंपनी क्वीन एलिजाबेथ से गवर्नमेंट से परमिशन लेके आती कि भैया हमारे अलावा कोई और अदर कंपनी वहां पे उस कंट्री में इस चीज को लेके ट्रेड नहीं करेगी। सिंपल सी बात तो ये। दिस चार्टर एक्ट 1813 क्या कहता है, गेव मोनोपोली देता है ऑफ ट्रेड ओनली सम एरियाज, कुछ एरियाज में मोनोपोली मतलब कि भैया उस कंपनी को उन एरिया में राइट है और किसी कंपनी को राइट नहीं है ट्रेड करने का। फिक्स द लिमिट ऑफ एरिया ऑफ फॉर ट्रेड, और वो फिक्स कर देता है कि भैया यहाँ पे इस कंपनी की लिमिट है यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। सम एरिया मोनोपोली ऑन, और कुछ एरिया में जो मोनोपोली थी ओनली किन किन मैटर पे थी, जैसे टी ट्रेड के ऊपर हो गई ब्रिटिश इंडिया कंपनी की मोनोपोली। ट्रेड विद चाइना की, चाइना के साथ में टी ट्रेड जो होगी भाई, चाइना के साथ में जो ट्रेड होगी ना वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। जो टी की ट्रेड है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब जो ये कंपनी ग्रांट परमिशन लेके आई थी ये ही करेगी। तो यही था चार्टर एक्ट 1813 में। बट व्हाट हैपन, What was the need of removing the monopoly? ये तो मोनोपोली लेके आई थी कौन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किससे, ब्रिटेन। बट what happened, What was the need of removing the monopoly? अब ये मोनोपोली जो लेके आए थे ना इसको हटाने की नीड क्या पड़ी। 200+ ईयर ऑफ मोनोपोली चेंज, अब 200 साल प्लस जो ये मोनोपोली लेके आई ये चेंज होने वाली थी। यूरोप में क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी कब, 1740 में। स्टार्ट फ्रॉम कहाँ से हुई, ये ब्रिटेन से ही स्टार्ट हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन मूवमेंट। अब 1812 में क्या है, ब्रिटेन वॉज ए लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन था वर्ल्ड में। 1812 में क्या है, ब्रिटेन ही एक लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशन था वर्ल्ड में, और कोई नहीं था जो लीड कर रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन को। अब नेपोलियन का आपने रोल सुना होगा, नेपोलियन के बारे में थोड़ा बहुत तो सुना होगा। अब ब्रिटेन में क्या है, जो ट्रेड लिंक थे ना अदर यूरोपियन कंट्री के साथ में वो क्या है टूटने लग गए ड्यू टू नेपोलियन की वजह से। ब्रिटेन मर्चेंट्स डोंट हैव ऑप्शन, अब जो ब्रिटेन के जो मर्चेंट्स थे ना उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी कि भैया अब हम क्या करें। अब भाई सिंपल सी बात यह है, यूरोप में ना नेपोलियन की वजह से सारी जो यूरोपियन कंट्री वो एक दूसरे के अगेंस्ट होती जा रही थी, लड़ाइयां चल रही थी, लेकिन जो ट्रेड लिंक था ना वो तो सारे टूट गए। अब टूटने की वजह से क्या है, जो भी मर्चेंट्स है वो अपना सामान किधर बेचे भाई, पहले वो सारे यूरोपियन जो कंट्री उनमें बेच रहे थे, अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, वो क्या करें। प्रोड्यूस तो हो रहा है लेकिन उसको बेचे क्या, उसको बेचे कहाँ पे। अब ब्रिटेन वाले जो मर्चेंट्स है वो तो परेशान हो गए, तो वो अपनी गवर्नमेंट को बोलते कि भैया कुछ करो। अब ब्रिटिश मर्चेंट्स ब्रिटिश गवर्नमेंट को अप्रोच करते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट चेंज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है भैया, चेंज कर देती है जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड को लेके मोनोपोली रखती थी, जो अलग अलग कंट्रियों में गई हुई थी भैया ट्रेड के लिए, तो इसकी जो ये मोनोपोली थी ना इसको चेंज कर देती है ब्रिटिश गवर्नमेंट। बात ऐसी है, हमें ये करना पड़ रहा है क्योंकि यूरोप में तो जो हमारे मर्चेंट्स हैं वो अब ट्रेड कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, उनके पास दिक्कतें सारी खड़ी हो गई हैं, तो हम इस मोनोपोली को अब खत्म करने वाले हैं क्योंकि हमारे जो और मर्चेंट्स हैं वो भी अब ट्रेड कर सके बाहर की कंट्रियों से। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस चीज को एग्री कर लेती है, एग्री टू हैव मोनोपोली इन ओनली। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है ठीक है आपके मर्चेंट्स अब भैया और भी जो ये कंपनियां हैं मतलब जो मर्चेंट्स हैं वो ट्रेड कर लेंगे अलग अलग कंट्री में, लेकिन कुछ चीजों में हमारी मोनोपोली आप रहने दो। ड्यू टू चार्टर एक्ट 1813 इंडियन इंडस्ट्री वॉर बैडली इंपैक्टेड। अब भैया बात ये है ना, इस चार्टर एक्ट
1813 की वजह से जो इंडियन इंडस्ट्री है वो तो भैया बैडली इंपैक्टेड होने वाली है, क्योंकि जो बाहर के मर्चेंट्स हैं, यूरोप का जो सामान है, ब्रिटेन का जो सामान है, वो सारा अब यूरोप में तो जा नहीं रहा है, तो वो कहाँ पे जाएगा? वो आएगा इंडियन मार्केट में। इंडियन मार्केट में आएगा, वो सस्ता भी है, सस्ता है तो इंडियंस क्या उसको परचेज करेंगे और वो काफी थोड़ा सा बेटर भी होता था। तो वो क्या है, इंडियन जो प्रोडक्ट है उनको ना खरीद के वो किसको खरीदेंगे? ब्रिटेन का जो प्रोडक्ट है, जो ये मर्चेंट्स लेके आएंगे। दूसरा क्या था, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने जो इंडियन मर्चेंट्स थे ना, जो वहां पे जो ट्रेड कर रहे थे, जो अपना प्रोडक्ट लेके आ रहे थे, तो वो क्या है, उनके ऊपर टैक्स भी काफी इंपोज कर दिया, जिससे क्या है, जो प्रोडक्ट थे वो काफी महंगे हो गए थे। बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट स्टार्टेड कमिंग टू इंडिया, और जो बहुत सारे जो प्रोडक्ट थे ना, ये इंडिया को तबाह कर देगा, जो इंडियन इंडस्ट्री है उसको तबाह कर देंगे, क्योंकि लार्ज नंबर में जो प्रोडक्ट थे ना वो आ रहे थे इंडिया में। दीज प्रोडक्ट वर हाईली क्वालिटी, इन प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी थी। इंडियन इंडस्ट्री कुड नॉट कम्पीट, और जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी ना वो क्या है, वो कम्पीट ही नहीं कर पा रही थी इन प्रोडक्ट्स के सामने। अब ये तो बात हो गई भैया मोनोपोली की। और ये चार्टर एक्ट में क्या क्या चीजें हो रही थी, कि आपको बेसिक्स आइडिया मिल गया कि इस चार्टर एक्ट के थ्रू क्या क्या चीजें होने वाली थी, जिसकी वजह से जो इंडिया को काफी इफेक्ट करने वाली थी। कंट्रोल ऑफ कंपनी के ऊपर कंट्रोल करना, कमर्शियल पावर और पॉलिटिकल पावर। अब कमर्शियल पावर इन द हैंड्स ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे वो कितने थे? 24। और पॉलिटिकल पावर किसके अंडर में? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसके मेंबर थे सिर्फ 6। नो चेंज एनीथिंग बाय चार्टर एक्ट 1813, और 1813 में कोई भी चेंज नहीं किया गया इस चीज को लेके, पॉलिटिकल पावर जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल था इसको में, और ना ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में। चलो जी ठीक है, ये बात हो गई। चार्टर एक्ट में इस चीज को लेके तो कोई चेंज नहीं हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चेंज हुआ? सम लाइक ओल्ड वर्किंग और गोइंग बंगाल प्रेसिडेंसी, जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी में क्या है, गवर्नर जनरल था, उसके नीचे क्या थी? एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, वो चीज थी सेम, ठीक है जी। मद्रास प्रेसिडेंसी में गवर्नर और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में गवर्नर, ये किसको रिपोर्ट करते थे? बंगाल प्रेसिडेंसी को। तो इसमें भी कुछ चेंज नहीं हुआ, जो पहले जैसे ही काम कर रहे थे वैसा ही इस चार्टर में लिखा हुआ है, भाई वो वैसे ही काम करेंगे। जैसे हमने डिस्कस किया था पिट्स इंडिया एक्ट में, देखोगे आप कि जो दोनों प्रेसिडेंसी हैं बंगाल और मद्रास, वो बंगाल प्रेसिडेंसी को रिपोर्ट करती थी, जो भी वो काम करती थी। वो चीजें आप देख लोगे थोड़ा सा, उससे आपको आइडिया हो जाएगा जब पिट्स इंडिया एक्ट में आप पढ़ोगे तो। सेंट्रल लेजिस्लेचर में क्या है, उसमें भी कुछ चेंज नहीं हुआ, वो भी सेम कंटिन्यू भैया। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्या है? नो चेंज, सेम लाइक पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट का थोड़ा रिवीजन देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा उसमें क्या था, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्या बोला गया। अब रेवेन्यू में की बात आ जाती है। रेवेन्यू यहाँ पे ये जो चार्टर एक्ट आया ना 1813, ये सारा ट्रेड को लेके ही था ज्यादा मसला। तो इसमें ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी ना, इसको खत्म कर रहे थे, क्योंकि नेपोलियन ने यूरोप में भैया लड़ाई स्टार्ट हो रखी थी, जिसकी वजह से जो ट्रेड रूट थे ना वो ब्रेक हो गए थे। और अब जो ब्रिटेन में मर्चेंट्स हैं वो अपना सामान ही नहीं बेच पा रहे थे, तो इसलिए वो गवर्नमेंट को बोलते हैं कि भैया हमें बाहर भेजो, हमें राइट दो, हम भी बाहर जाके ट्रेड करेंगे। बस मेन तो फंडा यही था। अब देखो रेवेन्यू वाला भी देख लो। बिफोर दिस एक्ट रेवेन्यू जनरेट फ्रॉम कमर्शियल ट्रेड, पॉलिटिकल रीजन लाइक वॉर्स हो गई, टैक्स कलेक्शन, जो हमने पीछे वॉर पढ़ी हैं, चाहे वो एंग्लो मैसूर वॉर हो, मराठा वॉर हो, तो क्या है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी इन वॉर से भी तो पैसा कमाती थी ना, इतना इतना चार्ज करती थी, लाखों में 36 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। उन्होंने टीपू सुल्तान से तो 3 करोड़ पैसा लिया था वॉर का, वॉर डैमेज का, ठीक है। और कमर्शियल ट्रेड से भी पैसा कमा रही थी कंपनी, ये सारे पॉलिटिकल रीजन से भी पैसा कमा रही थी, टैक्स इंपोज करके टैक्स कलेक्शन होता था, वॉर्स होती थी, तो इनसे कंपनी को काफ़ी बेनिफिट हो रहा था, काफ़ी पैसा आ रहा था। ऑल रेवेन्यू कलेक्टेड और काउंटेड एट वन प्लेस, और ये सारा रेवेन्यू एक ही जगह पे क्या है, कलेक्ट किया जाता था और काउंट किया जाता था। चार्टर एक्ट 1813 में सेपरेट द रेवेन्यू मीन्स, ये अब चार्टर एक्ट 1813 आया तो इसने सेपरेट कर दिया रेवेन्यू। कैसे सेपरेट किया? कमर्शियल ट्रेड रेवेन्यू और रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, पॉलिटिकल रीजन से जो भी रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है वो रेवेन्यू, और कमर्शियल ट्रेड रेवेन्यू, इनको क्या है अलग अलग रखने को बोल दिया, भैया अलग अलग रखो, इसको अलग अलग करो। क्या होता था, इन दोनों से जो भी पैसा इकट्ठा किया वो एक ही जगह जमा होता था और एक ही जगह काउंट होता था। लेकिन ये अब ऐसा नहीं हो रहा है, इसको अलग काउंट करो, इसको अलग काउंट करो। और इस चार्टर एक्ट 1813 में क्या बोला गया, एक्ट मेड इट मैंडेटरी, ये इस एक्ट ने मैंडेटरी कर दिया फॉर द कंपनी के लिए कि भैया वो स्पेंड करेगी 1 लाख रुपीज फॉर इंडियन एजुकेशन के लिए, 1 लाख रुपए वो क्या करेगी, स्पेंड करेगी भैया। ये मैंडेटरी कर दिया गया हर साल। एक्ट
गेव मोर पावर टू दी कोर्ट्स, और इस एक्ट ने काफी ज्यादा पावर दे दी कोर्ट्स को। अर्लियर कोर्ट यूज टू कन्विक्ट इंडियन सब्जेक्ट ओनली। ये क्या होता था, इन कोर्ट्स में सिर्फ इंडियंस के ही केस लिए जाते थे, उन्हीं को ही सजा वजा जो भी चीजें होती थी उन्हीं के मैटर सोल्व होते थे। अगर कोई केस कर देता था किसी ब्रिटिश के ऊपर, जो ब्रिटिश सोल्जर या ब्रिटिश बंदा है जो इंडिया में रह रहा है, उसको उसने कुछ गलत किया है तो उसको लेके अगर कोर्ट में केस करता था तो उसको वहां पे नहीं सुनवाई होती थी उस बंदे के लिए, ठीक है। तो अब इस एक्ट ने क्या कर दिया, बट आफ्टर चार्टर एक्ट 1813 में क्या है, जो कोर्ट्स हैं कैन कन्विक्ट यूरोपियन ब्रिटिश सब्जेक्ट एज वेल, जो यूरोपियन ब्रिटिश है ना जो रह रहे हैं, इनको भी क्या है कन्विक्ट कर सकते हैं, उनको भी सजा दे सकते हैं ये कोर्ट। एक्ट गेव परमिशन टू दी मिशनरीज टू कम टू इंडिया, धर्म का जो प्रचार करने के लिए जो बाहर से मिशनरीज आएंगे, जैसे कि ब्रिटेन से आएंगे क्रिश्चियंस, उनको भी राइट दे दिया गया कि भैया वो धर्म का प्रचार कर सकते हैं इंडिया में जाके। तो होप आपको एक बेसिक सा आइडिया मिल गया होगा चार्टर एक्ट 1813 में क्या था। मेन तो था ब्रिटिश इंडिया कंपनी की मोनोपोली को कम किया जाए। क्यों किया जाए मैंने आपको बताया, नेपोलियन वाला केस, यूरोपियन जो कंट्री है उनमें भैया ट्रेड जो रूट थे वो ब्रेक हो चुके थे। मर्चेंट्स जो थे ब्रिटेन में जो भी प्रोड्यूस हो रहा था वो अपना माल बेच नहीं पा रहे थे, इसलिए वो कहते हैं गवर्नमेंट को अर्ज करते हैं कि भैया आप ये जो मोनोपोली है इसको थोड़ा ख़त्म करो और हमें भी राइट दो। तो इसी चक्कर में जो भी ब्रिटेन से प्रोडक्ट बन के जा रहे थे इंडिया में वो क्या है काफ़ी क्वालिटी में अच्छे थे और चीप भी थे। और दूसरा इंडियन इंडस्ट्री को काफ़ी ये बैडली इफेक्ट कर रहे थे, क्योंकि इंडियन इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट थे उनके ऊपर टैक्स भी इम्पोज कर दिया जा रहा था, क्योंकि वहाँ पे भी तो सारा ब्रिटिश का ही काम है ना। ब्रिटिश इंडिया कंपनी क्या करती है कि भैया टैक्स इम्पोज कर देती है, जिसकी वजह से जो रेवेन्यू है वो इंडियंस का कम हो जाता है और ब्रिटिश वालों का ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेंगे अब। और दूसरा ये मैंने आपको बताया चार्टर एक्ट 1813 में क्या था कि भैया इंडियन एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपीज़ मैंडेटरी कर दिया गया इस एक्ट में, ठीक है। कोर्ट्स को पावर दी गई। अब कोर्ट्स में जो यूरोपियन ब्रिटिश हैं उनको भी क्या है कन्विक्ट करवाया जा सकता है, उनके ऊपर भी केस किया जा सकता है। दूसरा जो धर्म के प्रचार करने वाले थे, मिशनरीज थे, उनको भी परमिशन दे दी गई, वो भी अब इंडिया में आ सकते हैं। तो होप आपको चार्टर एक्ट 1813 का एक बेसिक्स आइडिया हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइज सब्सक्राइब करना।